सभी को नमस्कार। एक बार फिर से मैं हरकिरण सिंह लेकर के आया हूँ आपके लिए ज्योग्राफी का पोर्शन। 12th क्लास की हम ज्योग्राफी देख रहे थे, जो कि साथ साथ में हमारा बीए पार्ट 3 का भी टॉपिक निकल चुका है। मतलब उसमें भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसायों की हम बात कर रहे थे, तो हमने चर्चा की कि प्राथमिक व्यवसाय जो होते हैं वो श्रम उनको बहुत अधिक चाहिए होता है, श्रम की ज़्यादा आवश्यकता होती है और पूंजी बहुत कम उसमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम चलते हुए इस प्रकार से हमने बात की, सबसे पहले आखेट की, उसके बाद में भोजन संग्रहण करने के बारे में। और जैसे जैसे मानव पहले शिकार करता रहा जानवरों का, शिकार करने के बाद में जब उसको शिकार नहीं प्राप्त होता जल्दी, तो फिर उसने क्या है, पेड़ पौधों से, जंगलों से भोजन संग्रहण करना शुरू किया। भोजन संग्रहण करने के बाद में उसने सोचा कि मैं पशु चारण करूं, यानी कुछ पालतू पशु बनाए उसने और उनका पशु चारण किया, उनके साथ में समय व्यतीत करना शुरू किया। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसने कहीं मैदान भी देखे, कहीं कोई प्राकृतिक फसलें भी देखी, तो फिर उसने सोचा कि क्यों ना कृषि की जाए। तो इसके बाद में उसका जो स्टेप अगला बढ़ेगा वो रहेगी कृषि। अब कृषि के अंदर सबसे पहले हम इसको दो रूपों में देखेंगे कृषि को। एक कृषि ऐसी जो कि सिर्फ जीवन निर्वाह, यानी सबसे पहले हम निर्वहन कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। निर्वहन यानी कि जिसमें एक तो जीवन निर्वाह कृषि होगी और एक गहन निर्वाह कृषि होगी। जीवन निर्वाह का मतलब है जो सिर्फ जीवन जीने के लिए जो हमें आवश्यकता है बस उसकी प्राप्ति हम करेंगे, हम इसमें धन की प्राप्ति नहीं करेंगे, यानी इसमें धनोपार्जन नहीं होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ जीविकोपार्जन होगा। तो ऐसी कृषि जो जीविकोपार्जन के लिए की जाती है उसे जीवन निर्वहन कृषि कहते हैं, या उसे आदिकालीन कृषि कहते हैं। और आदिकालीन कृषि की हम बात करें, जो पहले जो मानव था वो सिर्फ जीवन जीने के लिए कृषि करता था, तो फिर उसके कृषि करने की जो पद्धति है वो भी कुछ अलग ढंग की होती थी। कैसी होती थी कि वो एक स्थान पर रह कर के कृषि नहीं करता था, यानी क्योंकि फिक्स ज़मीन नहीं थी, कोई जगह नहीं थी। मतलब पहले का जो मानव है वो स्वतंत्र मानव था, वो कहीं पर भी जहाँ चाहे वहाँ जा सकता था। वह राजनीतिक कोई सीमाएं नहीं थी, कोई बाधाएं नहीं थी, इसलिए वो कहीं पर भी जा कर के अपनी मनमानी से कृषि कर सकता था। तो इसीलिए वो उर्वरकता को बढ़ाने के लिए पहले जंगलों की कटाई करता है, फिर उनको जलाता है, तो जिससे क्या है, राख जो होती है वो मिट्टी में मिल जाती है, जिससे उसमें उर्वरकता जो है बढ़ जाती है। और फिर उस पर वहाँ कृषि करता है। और जब वहाँ पे राख, मतलब कि जब वो सल्फर की कमी हो जाती है या उर्वरकता की कमी हो जाती थी, तो वो अब कहाँ से लाए, कीटनाशक तो थे नहीं, तो फिर कहाँ से लेकर के आए, उर्वरकता कैसे दे। अब उसको समझ नहीं है ज़्यादा कि कैसे उर्वरकता लाई जा सकती है, कि भी दालों के अंदर प्रोटीन होता है, कैसे पता किया जाए। या तो इस तरीके से क्या करता था वो मानव, वो फिर उस स्थान को छोड़ करके नए स्थान पे चला जाता था, वहाँ पर जा कर के फिर वो कृषि करता, ऐसे जंगलों को काटता, जलाता, कृषि करता, 5-6 साल तक, 10 साल तक वहाँ पे कृषि करता, फिर उसके बाद में आगे नई जगह पर चला जाता। तो इस प्रकार की कृषि को हम नाम देते हैं स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि या बर्न एंड स्लेश पद्धति हम इसे कहते हैं, बर्न एंड स्लेश मेथड इसको कहा जाता है। तो ये सारी बातें एक ही है। आपसे कह दे कि जीवन निर्वाह कृषि का व्याख्या कीजिए, तो आपने सेम यही स्थानांतरण वाली बातों को ही उल्लेख कर देना है। आपसे कहा जाए कि आदि मानव, आदिकालीन जो मानव है उसकी कृषि पद्धति को समझाइए, तो भी आपने उसमें यही आंसर लिख देना है। आपसे पूछ ले कि स्थानांतरण कृषि क्या है, जूमिंग कृषि क्या है, बर्न एंड स्लेश मेथड क्या है, तो ये सब बातें अगर पूछ ले तो आपने वही बातें बोलनी है जो हम यहाँ पे अभी करने जा रहे हैं। तो जो मैंने आपको बता दिया लगभग ये उस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है आदिकालीन कृषि। तो देखिए जरा, निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि देखो दो भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है, जिसमें क्या रहेगा कि निर्वहन किया जाएगा, या तो जीवन निर्वाह कृषि होगी या गहन निर्वाह कृषि होगी। तो जीवन निर्वाह कृषि को देख लीजिए, आदिकालीन निर्वाह कृषि, इसे स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। तो ये भी बात होगी। उसके बाद में हम देखते हैं तो ये कैसे होती थी या इसका स्थान कौन सा है। तो स्थान अगर आप देखेंगे ना, तो इसका स्थान देखो, अब जंगलों को कटाई कर रही है, तो जंगल मतलब कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे वहीं पर ये वाली जो है पद्धति लागू होती है। तो कहाँ होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। अब पहाड़ी क्षेत्र तो अपने राजस्थान के अंदर भी है। तो राजस्थान में जो उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर वाला जो इलाका है ये आदिवासी का इलाका है, भील जनजाति का इलाका है। तो यहाँ पर भील जनजाति भी जूमिंग कृषि जो है वो करती है।
फिर यदि हम बात करें पूरे विश्व भर के अंदर, तो विश्व भर के अंदर जो विषुवत रेखा है ना, जो भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है। भूमध्य रेखा पर साल भर सूरज की किरणें पड़ती हैं। साल भर सूरज की किरणें पड़ने की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से आसपास के जो महासागर है वहाँ से बादल बनते हैं और बादल बन करके वहाँ पे बरसात अधिक होती है। तो तापमान अधिक था तो वर्षा हुई, वर्षा अधिक थी तो सघन वन अधिक हुए। तो सघन वन अधिक होंगे तो वनों में या तो उनको भोजन संग्रहण करेंगे वनों से, और या फिर उन वनों को काट करके वहाँ पर वो कृषि करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मानव जो है वो कृषि भी करना शुरू करता है। तो कौन से क्षेत्र हैं? उष्णकटिबंधीय, ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय बाघ। कौन से उष्णकटिबंधीय बाघ कहाँ पे है? तो अफ्रीका में भी है, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका के अंदर है, जहाँ से अमेजन जो है, दक्षिण अमेरिका के अंदर अमेजन है, मैक्सिको के हैं। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया, तो जहाँ जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है वो स्थान हमारे पास में आ रहा है। उसके अलावा कौन सा स्थान आ रहा है? जहाँ पर अधिक पेड़ पौधे हैं। तो अधिक पेड़ पौधे कहाँ हो सकते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर। और ज़्यादातर आदिवासी जो लोग हैं वो भी कहाँ रहते थे? पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। इन क्षेत्रों की वनस्पति को जला करके और राख की परत उर्वरक का कार्य करती थी। ठीक है। स्थानांतरण कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। देखिए, कर्तन एवं दहन कृषि, काटना और जलाना, बर्न एंड स्लैश। ठीक है, इस प्रकार से इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते थे। बस इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ बेग खेत छोटे छोटे होते हैं और इसमें क्या, खेती जो है पुराने औजारों पत्थरों वगैरह से, यहाँ की लकड़ी वगैरह से, इस तरीके से कोई लकड़ी के हल बना करके इन सबसे की जाती थी। 3 से 5 वर्ष तक उपजाऊपन रहता था, उसके बाद में फिर वो स्थानांतरण छोड़ करके आगे चले जाते थे। इम्पोर्टेंट बात तो ये आती है कि भी अब इस स्थानांतरण कृषि को जो है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही सिंपल भाषा के अंदर यहाँ पे आपको दिया गया है। अब देखिए कैसे, किस जगह पर क्या कहते हैं। अब ये बहुत से स्थान मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, ये मैंने BA लेवल का मैटर यहाँ पे रख दिया है, लेकिन आपको अगर समझना है तो आप मेन तो बातें कुछ समझिए। जैसे मिलप्पा, मिलप्पा जो है वो मैक्सिको और USA के क्षेत्र में है। मिलप्पा कोनुको वेनेजुएला के अंदर है, रोका ब्राज़ील में, मसोल जायरे लोगन दक्षिण अफ्रीका, चेतीमनी युगांडा, टाबी मालागासी, चेन्या देखो, चेन्या कहाँ पे कहते हैं? श्रीलंका में कहते हैं। और तुंगिया कहाँ पे कहते हैं? म्यांमार में। तुंगिया, तमराई थाईलैंड में, और रे जूमिंग कृषि को या स्थानांतरण कृषि को रे के नाम से कहा जाना जाता है, वियतनाम में जाना जाता है, लदांग मलेशिया। ये तो आप देशों के साथ में संबंध रखना है। हुमा जावा में और केंजिन जो है फिलीपींस में इसको कहते हैं। एक्स्ट्रा नाम भी आपको यहाँ पे मिल गए हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए राज्य भारत की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? कुमारी कहाँ पे कहते हैं? केरल के अंदर कुमारी कहते हैं। दीपा मध्य प्रदेश में, पोंडू उड़ीसा के अंदर, झूमिंग उत्तरी पूर्वी इंडिया, ठीक है ना, जहाँ पे असम अरुणाचल प्रदेश वाला जो इलाका है। वालरा कहाँ पे कहते हैं? देखो, वालरा ग्रासियों द्वारा राजस्थान में किया जाने वाला है, वालरा ग्रासियों द्वारा किया जाता है। चिमाता जो है ये भीलों के द्वारा, अब दजिया और चिमाता ये दोनों भीलों के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरण कृषि के नाम है। तो चिमाता कहाँ पर की जाती है? मतलब एक तो की जाती है इसमें से मैदानों में, मैदानी क्षेत्र में जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट कर की जाती है, और दूसरी की जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर, पहाड़ी क्षेत्रों में इसका किया जाता है। क्लियर? चलिए, ये तो थी हमारे पास में कौन सी भी जीवन निर्वहन कृषि थी, और इसके हाईलाइटेड पॉइंट मैंने आपको वैसे बता ही दिए हैं कि कौन कौन से यहाँ पे पॉइंट हैं। यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी एशिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया जिसमें मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस वो सब देश यहाँ पे आते हैं, म्यांमार, यहाँ पे 4 देश तो यहीं पर ही आगे। फिर यहाँ पर आगे हमारे पास में मध्य अफ्रीका में क्या है? कांगो बेसिन के अंदर बहुत अधिक यहाँ पे मसाई जनजाति जो है, मसाई, वो यहाँ पे करती है कौन सा भी स्थानांतरण कृषि करती है। ये है मैक्सिको, तो मैक्सिको में क्या नाम था? मिलप्पा। और इस तरफ है हमारे पास में ब्राज़ील, वेनेजुएला, अमेजन के जंगल जो है, अमेजन के जंगल। तो 1 2 3 4 इस प्रकार से 4 पॉइंट आपके विश्व के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और बाद में अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत में कुछ पॉइंट आपने इस प्रकार से यहाँ पे पॉइंट लगाने हैं और उनके नाम यहाँ पे लिख देने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट। अब आती है हमारे पास में गहन निर्वहन कृषि। अब गहन निर्वहन कृषि का मतलब ये है कि भी स्थान तो हमारे पास में कम होगा, भूमि हमारे पास में कम है, किसान के पास में स्थान कम है, परंतु वह उस स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा
उत्पादन की रखता है, कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। तो ज़्यादा उत्पादन पैदा करने के लिए, और दूसरी बात यहाँ पर क्या है, ये जो गहन क्षेत्रीय कृषि होगी ना, ये ऐसे जगह पे होगी जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक निवास करती है। तो विश्व की जनसंख्या जहाँ सबसे अधिक निवास करे तो वहाँ गहन निर्वाह कृषि होगी। और गहन में भी 2 प्रकार की होती है, या तो चावल प्रधान होती है या चावल रहित होती है। अब आप देखते हैं कि विश्व के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो देश हैं वो है अभी भारत है, चाइना है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गहन निर्वाह कृषि होती है। आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर हमें बहुत अधिक चावल की खेती हमें देखने को मिलेगी। जनसंख्या बहुत अधिक है तो वहाँ मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता। वहाँ ज़्यादातर क्या करते हैं, परिवार का ही जो लोग हैं, परिवार के जो मेंबर हैं, वो सारे के सारे श्रम के रूप में कार्य करते हैं। तो ये इसकी मुख्य विशेषता है। देख लीजिए, 2 प्रकार की है गहन निर्वाह कृषि। चावल प्रधान कृषि है, इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। अब जनसंख्या अधिक है, अब पहले पिता के पास में मान लेते हैं कि 10 बीघा ज़मीन थी, अब उसके 2 बेटे हो गए हैं तो 5-5 बीघा ज़मीन आगे अब आगे उनके और 2 बेटे हो चुके हैं तो 2.5 बीघा ज़मीन आ चुकी है। तो यानी ज़मीन का जो खेत जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, परंतु उस पर निर्भर जो परिवार होता है वो बहुत बड़ा परिवार होता है। तो इस प्रकार से खेत का आकार छोटा होता है, इसलिए ये क्या है, बाहर से ज़्यादा कोई मशीनें नहीं लेकर के आते हैं। ये क्या है, खुद ही कृषक के रूप में कार्य करते हैं। कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा रहता है। भूमि का गहन उपयोग होता है, गहन मतलब बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व होता है। यंत्रों की अपेक्षा क्या करते हैं, मानव श्रम का अधिक महत्व होता है। इसमें पशुओं की खाद वगैरह, गोबर वगैरह, इन सब का इसमें यूज़ करते हैं। उर्वरक, कीटनाशकों का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाता है, क्योंकि ये कब की बात हो रही है, ये यहाँ लगभग हम 1935 की बात कर रहे हैं, 1935 की बात कर रहे हैं, जिस समय व्हाइटलसी ने ये कृषि जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया था, हम उसकी बात कर रहे हैं। आजकल तो हर किसी ने उर्वरक कीटनाशक जो है वो लेकर के आ चुका है, वो हर कोई छिड़कता है, उसके अंदर गहन कृषि करता है, तो इस प्रकार से होता है। परंतु पहले किसका प्रयोग करते थे, पशुओं के गोबर को खाद के रूप में यूज़ करते थे। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है। प्रति इकाई उत्पादन तो अधिक होता है, मतलब प्रति एकड़ उसमें 10 क्विंटल, 15 क्विंटल, 20 क्विंटल इस तरीके से गेहूं निकलता है। तो परंतु कृषक चावल निकलता है, परंतु कृषक उत्पादन कम होता है। प्रति व्यक्ति जो उत्पादन है ना वो कम निकलेगा। प्रति व्यक्ति उत्पादन कम क्यों है, प्रति व्यक्ति का मतलब है, अब मान लेते हैं कि 1 एकड़ ज़मीन है, अब 1 एकड़ ज़मीन के अंदर उत्पादन हो रहा है, मान लेते हैं 50 क्विंटल मान लेते हैं। हालांकि ये तो बहुत बड़ी रकम हो जाती है, संख्या हो जाती है। अब इस पर इसका जो परिवार है, जो इसका परिवार है उसमें 10 मेंबर है, 10 व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति को कितना आएगा, 5 क्विंटल पर व्यक्ति के हिसाब से आएगा। और इसको हम कंपैरिजन करेंगे किसके साथ में, व्यापारिक अनाज कृषि के साथ में कंपैरिजन करेंगे। गहन निर्वाह कृषि का और व्यापारिक का डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर मानव श्रम के रूप में काम करता है, वहाँ मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में कृषि होती है और वो बहुत कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में कृषि होती है। तो यहाँ पर प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, परंतु प्रति व्यक्ति उसको अनाज कम मिल पाता है, यानी कि उसको खाने के लिए उत्पादन कम मिलता है। परंतु जहाँ विकसित देश होते हैं वहाँ पर वाणिज्य कृषि की जाती है, व्यापारिक कृषि की जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, जनसंख्या ऑलरेडी कम है, उत्पादन भले कम हो परंतु वो प्रति व्यक्ति जो उत्पादन है वो बहुत अधिक कहलाता है। तो इस तरीके से ये दोनों का डिफरेंस रहता है। यहाँ पर आप इसको समझ के चलिएगा। पहले गहन निर्वाह कृषि, जब भी गहन आ गया मतलब हम बहुत ज़्यादा गहनता से उसका यूज़ करेंगे, उस भूमि का यूज़ करेंगे। और गहनता से यूज़ कहाँ पे किया जाएगा, जहाँ जनसंख्या अधिक है, ऑलरेडी जनसंख्या अधिक है, मारामारी चल रही है कि भी जितना ज़्यादा हो सके किनारे तक बीज बोया जा सके, इस प्रकार से इसमें गहन कृषि की जाती है। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, अब चावल रहित है परंतु ये भी गहन है। गहन का मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा। तो कैसे स्थानों पे होती है, जहाँ पर मानसून एशिया के होते हैं क्षेत्र, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। मानसून एशिया का मतलब होता है जहाँ मानसून बदलता रहता है अपने समय के अनुसार। जैसे अपने भारत में क्या है, जलवायु बदलती रहती है, तो जलवायु बदलती रहती है तो हमारे यहाँ पे जलवायु के साथ साथ में चावल भी होता है, और साथ में देखा जाए तो गेहूं, बाजरा, मक्का, इन सब का भी हम क्या है उत्पादन करते हैं भारत के अंदर। तो
मानसून एशिया के ऊंचावच जलवायु, मृदा एवं अन्य भौगोलिक कारक की भिन्नता के कारण धान की फसल का उगाना प्राय संभव नहीं है, इसीलिए और कोई फसलें उगाई जाती हैं। कौन सा क्षेत्र है? तो देखिए उत्तरी चीन, चीन का मंचूरिया जो है वो एक मैदान है, मंचूरिया मैदान है, चीन का उत्तर में है। उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ, सोरगम और बोया जाता है, ठीक है। और भारत में सिंध गंगा का जो मैदान है, पश्चिमी भाग में गेहूं और दक्षिणी एवं पश्चिमी शुष्क प्रदेश में ज्वार बाजरा प्रमुख रूप से उगाया जाता है। तो जो तो है बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में तो चावल खूब अच्छा होता है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, इसमें तो बहुत अधिक चावल होता है। परंतु उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, वर्षा होती है कितनी कि भाई 100 से 200 सेंटीमीटर के समथिंग वर्षा होती है। तो गंगा से लेकर के सिंध के बीच में, सिंधु नदी के बीच का जो एरिया है ना, पूरा का पूरा जो पंजाब वाला एरिया है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर गेहूँ, जौ, सोयाबीन, ठीक है। और उसके दक्षिण में बात करें तो कौन आ गया? पश्चिमी राजस्थान आ गया। तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर क्या होता है? ज्वार, बाजरा, ग्वार, ये सब पश्चिमी राजस्थान में होता है। फिर देखिए आगे, इस कृषि में अधिकतर विशेषताएं वही हैं जो चावल प्रधान कृषि में होती हैं, केवल अंतर यह है कि इसमें सिंचाई की जाती है। अच्छा हाँ, अब अगर यहाँ पे वर्षा कम होगी तो फिर इसमें जल प्राप्ति कैसे होगी? तो वो सिंचाई से किया जाएगा। जल की प्राप्ति कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आप देख पाएंगे तो ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से जैसे गंगा नदी आती है, तो जो निम्न गंगा का जो एरिया है ना, यहाँ 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पे 400 सेंटीमीटर वर्षा, फिर कितनी होती है? 300 सेंटीमीटर वर्षा, फिर 200 सेंटीमीटर वर्षा, फिर होती है 100 सेंटीमीटर वर्षा, इस प्रकार से। और यहाँ पर है हमारे पास में कौन भी 50 सेंटीमीटर वर्षा, जो कि मरुस्थल है। तो जो ये हमारे पास में क्षेत्र निकल करके आएगा, यहाँ तक का जो क्षेत्र निकल करके आएगा ना, ये वाला, ये सारा का सारा क्षेत्र किसका है? ये चावल प्रधान क्षेत्र है। ये चावल प्रधान क्षेत्र यहाँ पे हमारे पास में मिलेगा। और दूसरा क्षेत्र जो है हमारे पास में ये वाला, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में क्या है? चावल रहित है। यहाँ पे क्या है? चावल रहित है। तो चावल रहित है तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा गेहूँ और इस क्षेत्र में होगा जौ, ज्वार बाजरा, ठीक है। इस क्षेत्र में क्या होगा? गेहूं, जौ, चना तो यहाँ पे हो गया, और ज्वार बाजरा यहाँ पे हो गया। ज्वार, ग्वार, बाजरा, ये कैसी फसलें हैं? ये शुष्क फसलें हैं। शुष्क का मतलब है कि इनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। एक बरसात हुई, वो तो अपन रहते ही हैं, जिस क्षेत्र में अपन रहते हैं, जालोर का जो एक क्षेत्र है, यहाँ पर भी आप देखते हैं कि यहाँ पर मूंग वगैरह होती है, तो वो बारिश के आधार पर ही होती है। चलिए, इस प्रकार से ये हमारे पास में इसके क्षेत्र बन जाते हैं। अब इसके बाद में आ जाती है रोपण कृषि। तो देखिए, रोपण का मतलब है जिसको रोप करके बोया जाएगा। अब रोपने वाली जो कृषि है वो कौन सी है? तो सबसे फेमस है चाय जो है वो एक रोपण वाली कृषि होती है, उसको रोप करके बोया जाता है। इसके साथ में अगर हम देखा जाए तो जो चावल होता है ना, चावल, वो भी एक रोपण कृषि होती है, मतलब उसको भी रोपा जाता है। रोपा मतलब हाथ से उसको रोपते हैं, उसकी जो उगा हुआ जो पौधा होता है ना, अंकुरित जो बीज होता है, उसको रोप करके बोया जाता है। परंतु यहाँ पर हम जो देखेंगे ना इसके अंदर, उसमें सिर्फ हम किन के बारे में चर्चा करेंगे? चाय के बारे में। चाय, रबड़, कॉफ़ी, गन्ना, इन सब की बात करेंगे। तो देखिए इसमें क्या चीज़ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, रोपण कृषि का जो आगाज़ हुआ है ना, जो आगाज़ हुआ है वो कहाँ से हुआ है? वो यूरोपियन कंट्रियों से हुआ है। यूरोपियन जो आए थे, जो ब्रिटिश हमारे पास में आए थे, डच हमारे पास में आए थे, फ्रांसीसी आए थे, वो ये सब लेकर के आए थे रोपण के बारे में। तो यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों को औपनिवेशीकरण किया। तो जब उन्होंने अधिग्रहण किया स्थान का, जैसे भारत को गुलाम बनाया, जिसको अपन कहते हैं गुलाम बनाना, उसे राजनीतिक भाषा के अंदर उपनिवेश कहा जाता है। तो भारत एक उपनिवेश रह चुका है। किसका उपनिवेश रह चुका है? ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका है। तो जब यूरोपीय लोगों ने औपनिवेशीकरण किया तो कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की,
जैसे रोपण कृषि जो वृहत स्तरीय लाभोन्मुख उत्पाद प्रणाली है, लाभ के लिए। अब इसमें क्या सिर्फ लाभ को देखा जाएगा, लाभ के लिए हम इसको बोएंगे, खुद के उत्पादन के लिए नहीं कर सकते। इसमें गहन निर्वाह कृषि वो होती है जिसमें खुद का पेट भरने के लिए अपन करते हैं, वो गहन निर्वाह कृषि है। लाभ उसमें क्या होता है, व्यापार की बात नहीं होती, लेकिन इसमें क्या होता है, व्यापार की बात होती है। यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या क्या बोया है देख लेते हैं। चाय है उष्णकटिबंधीय, ध्यान रखिएगा कौन से क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय। अब सेम वही एरिया आ जाएगा, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले, अनानास के पौधों को लगाया। इस कृषि की प्रमुख विशेषता क्या थी कि इसमें आकार बहुत क्या होता है, विस्तृत होता है। क्षेत्र का आकार विस्तृत क्षेत्र, बड़े बड़े बागान होते हैं। चाय के बागान होंगे, कॉफ़ी के बागान होंगे। कॉफ़ी के बागान जो कि ब्राज़ील में लगे हुए हैं उनको फजेंडा कहते हैं, फजेंडा ब्राज़ील में, ठीक है। इसमें अधिक पूंजी निवेश होती है, जी हाँ बिल्कुल, पूंजी भी बहुत अधिक निवेश होगी। उच्च इसका प्रबंधन चाहिए, उच्च तकनीकी चाहिए, वैज्ञानिक रूप से इसको किया जा सकता है क्योंकि बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। अब विस्तृत क्षेत्र है तो वहाँ पे मानव के द्वारा तो रोप करके लगाया नहीं जा सकता, इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, वैज्ञानिक तरीके से इसका रोपण किया जाता है। यह एक फसलीय कृषि होती है, एक फसलीय, इसमें एक फसल पे जोर दिया जाता है। चाय है तो चाय पर जोर दिया जाएगा, कॉफ़ी है तो कॉफ़ी के बागानों पर जोर दिया जाएगा, जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही सहकेंद्रण किया जाता है। श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं या यातायात विकसित होता है। अच्छा हाँ, ये देखिए कि भी यूरोप वासियों ने अपने लोगों में ही क्यों ये किया, ये भारत में ही चाय का क्यों किया, इंडोनेशिया वगैरह, मलेशिया वगैरह में रबड़ क्यों की, ब्राज़ील में कॉफ़ी का उत्पादन क्यों करवाया, तो ऐसा क्यों किया इन्होंने। जो पश्चिमी द्वीप समूह है, वेस्ट इंडीज़ है, वहाँ पे गन्ने का उत्पादन किया, तो इन्होंने ऐसा क्यों किया। प्रत्येक जगह पर इन्होंने एक एक जो है कृषि दी, और वहाँ पर क्योंकि भारत में क्या है, जनसंख्या बहुत अधिक है तो श्रम सस्ता मिलेगा। ऐसे ही जो अविकसित देश थे उनको काम नहीं मिल रहा था कोई, तो वहाँ से उनको श्रम मिला। तो यूरोपवासी तो विकसित थे तो उनको खुद तो वो खेती कर नहीं सकते थे, खुद वो श्रमिक के रूप में काम नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको श्रमों की आवश्यकता थी। तो सस्ते, जहाँ पर सस्ता श्रम मिलता था वो वहाँ पर चले गए और वहाँ पर जाकर के उन्होंने कृषि करना शुरू की। तो इसलिए सस्ता श्रम होने की वजह से यातायात विकसित होता है, जिसके द्वारा बागान एवं बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। फ्रांसीसी वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी और कोकोआ की पौधे लगाए। ब्रिटेन वासियों ने क्या किया, भारत एवं लंका में चाय का बाग लगाए। भारत और श्रीलंका में चाय के बाग। मलेशिया में रबड़ के बाग लगाए। पश्चिमी द्वीप समूह पर गन्ने, केले के बाग लगाए। गन्ने और केले जो है पश्चिमी द्वीप समूह पर की है। मलेशिया, इंडोनेशिया जो है यहाँ पे रबड़ है। भारत और श्रीलंका में क्या है, चाय है। ये किसका है, ब्रिटेन वालों का ही सारा का सारा। ब्राज़ील में कुछ भाग पर कॉफ़ी है, जहाँ पर कॉफ़ी के बागानों क्या कहते हैं, फजेंडा कहा जाता है। यूरोप वासियों के नियंत्रण में आज भी देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये रोपण कृषि है। तो रोपण कृषि रोप करके लगाई जाती है, इसमें बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने क्या किया, अविकसित देशों में लगाया, जहाँ पर उनके पास तो पूंजी है नहीं, पूंजी नहीं है तो उनसे श्रम तो कम से कम सस्ता मिल सके, उनको थोड़ा बहुत पैसा दिया और श्रम का यूज किया उसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसका प्रबंधन उच्च स्तर पर किया जाता है, वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक विधियों से इसका जो है उत्पादन किया जाता है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, विस्तृत वाणिज्य। अब विस्तृत वाणिज्य हो जाएगी तो ध्यान रखिएगा, इस विस्तृत वाणिज्य और गहन निर्वाह कृषि दोनों विपरीत चलेंगे, दोनों अपोजिट है। गहन निर्वाह कृषि में बहुत अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में की जाती है, लेकिन विस्तृत वाणिज्य कृषि बहुत कम जनसंख्या वाले में होती है, जहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम होता है। और ये जो गहन निर्वाह कृषि है वो कौन से क्षेत्र में होती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है गहन निर्वाह कृषि। जबकि ये जो कृषि होगी ये कहाँ पर होगी, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होगी, शीतोष्ण कटिबंधीय। और यहाँ पर एक ही फसल पर बहुत जोर दिया जाएगा, गेहूँ। यहाँ पर किसका जोर चलेगा, पूरा का पूरा गेहूँ पर आधारित रहेगा यहाँ पे। इसीलिए हमें गेहूँ की जो पेटी है ना, गेहूँ, विश्व में गेहूँ मंडी या विश्व की गेहूँ पेटी, वो हमें सब कहाँ मिलेगी, शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में मिलेगी। अब शीतोष्ण कटिबंधीय जो भाग होते हैं वहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास। उस घास को अलग अलग नाम से जाना जाता है। एशिया के अंदर स्टेपिस कहते हैं, यूरोप में भी स्टेपिस कहते हैं कहीं कहीं पे, और उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अमेरिका में पंपास, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर वेल्ड्स,
और दक्षिण अफ्रीका में डाउन्स, इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ठीक है, तो अब क्या है, अब देख लीजिए, मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। मध्य अक्षांशों में ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे की जाती है, ये की जाती है उच्च अक्षांशों पर। उच्च अक्षांश, मध्य अक्षांश और निम्न अक्षांश। निम्न अक्षांश किसे कहते हैं, निम्न अक्षांश कैसे हैं, 66.5 से 90 डिग्री के बीच का इलाका। ठीक है, मध्य अक्षांश किसे कहेंगे, 23.5 से लेकर के कर्क रेखा से लेकर 66.5 के बीच का मध्य अक्षांश है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ना 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद में 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 के बाद में 66.5 डिग्री। तो ये जो क्षेत्र है हमारे पास में 23 से लेकर के 23 के बीच वाला, ये तो है उच्च अक्षांश। उच्च अक्षांश यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ये वाला। और ये जो क्षेत्र है ये है निम्न अक्षांश, ये बिल्कुल शीत कटिबंध वाला है। और ये है बीच में शीतोष्ण वाला क्षेत्र, 23.5 से 66.5 के बीच का। तो यद्यपि अन्य फसलें, इसमें मुख्य फसल कौन सी है, गेहूं है। अन्य फसलें मक्का, जौ, राई, जई, इनका भी बोया जाता है। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। जनसंख्या कम है, जनसंख्या कम है तो खेत बहुत बड़े बड़े हैं, और जनसंख्या अधिक होगी तो खेतों के टुकड़े होंगे, सीधी सी बात है, बंटवारा होगा। जितने घर में मेंबर होंगे, जितने बेटे होंगे, उतने क्या होंगे, जमीन के विभाजन होंगे। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है एवं खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा किया जाता है, क्योंकि जनसंख्या कम है। जनसंख्या कम है तो श्रम नहीं मिलेगा, श्रम नहीं मिलेगा तो यंत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। जबकि गहन निर्वाह कृषि में क्या था, जनसंख्या बहुत अधिक थी, जनसंख्या बहुत अधिक थी तो आकार छोटे थे, आकार छोटे थे तो परिवार का पूरा परिवार ही श्रम के रूप में काम करता था। इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है, जबकि वहाँ पर प्रति एकड़ उत्पादन अधिक था, और यहाँ प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत अधिक है, क्योंकि जनसंख्या कम है, जनसंख्या कम है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि क्षेत्र बड़ा है, प्रति एकड़ है, 1 एकड़ में मान लेते हैं 20 क्विंटल निकल रहा है, 20 क्विंटल। और यहाँ पर प्रति व्यक्ति यानी खेती करने वाला एक ही व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति के हिस्से में 20 क्विंटल आएगा। वहाँ पर क्या हो रहा था, एक एकड़ के अंदर 1 एकड़ में 50 क्विंटल की पैदावार हो रही है, लेकिन खाने वाले 10 लोग हैं, 10 व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति को कितना आएगा, 5 क्विंटल। तो अब आप देख सकते हैं प्रति एकड़ उच्च उत्पादन परंतु प्रति व्यक्ति निम्न। यहाँ उल्टा है, प्रति एकड़ कम उत्पादन हो रहा है, फिर भी प्रति व्यक्ति उत्पादन उच्च है। क्लियर, ओके। इसके बाद में इसके क्षेत्र आ जाते हैं। यूरेशिया में स्टेपीज कहते हैं। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिण अमेरिका में पंपास, और दक्षिण अफ्रीका में वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। ठीक है, इस प्रकार से ये विस्तृत वाणिज्य क्षेत्र है। नेक्स्ट आते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में क्या आ जाएगा, मिश्रित यानी दोनों तरफ ध्यान दिया जाएगा, कृषि की तरफ भी और पशुपालन की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो कृषि की जाएगी वो पशुओं के लिए और स्वयं के लिए की जाएगी, और जो पशुपालन किया जाएगा वो कृषि के लिए किया जाएगा। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, डेयरी फार्मिंग अलग रहेगी। डेयरी फार्मिंग का यूज होता है, अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस, किसका डिफरेंस देखेंगे, मिश्रित कृषि का और डेयरी फार्मिंग, दोनों का हम डिफरेंस चेक करेंगे। तो मिश्रित कृषि में क्या होता है, कृषि के उत्पाद पशुओं के लिए और पशुओं के उत्पाद कृषि के लिए। जबकि डेयरी फार्मिंग में क्या होता है कि डेयरी फार्मिंग में जो कृषि के उत्पाद हैं वो तो पशुओं के लिए, और जो पशु उत्पादन हैं वो व्यापार के लिए है। वो किसके लिए, व्यापार के लिए है, जीवन निर्वाह के लिए नहीं है, व्यापार के लिए। ये दोनों का डिफरेंस रहता है। यहाँ देख लीजिए, इस प्रकार कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। उदाहरण स्वरूप उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग, दक्षिणी महाद्वीप के भाग, ये कहाँ पे होती है, समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में होती है, समशीतोष्ण। इसमें कृषि के खेतों का आकार मध्यम होता है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, मध्यम आकार होता है। इसमें बोई गई फसलें जो होती है, गेहूँ, राई, जौ, चना, मक्का, चारे की फसलें और कंदमूल प्रमुख होते हैं। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के मुख्य घटक है। चारे की जो फसलें हैं मिश्रित कृषि का मुख्य घटक है। क्यों, क्योंकि ये चारा किसके लिए होगा, पशुओं के लिए होगा। और उसके अलावा जो गेहूं वगैरह होगा वो किसके लिए होगा, मानव श्रम के लिए होगा। तो मानव अपने लिए गेहूं बोएगा, पशुओं के लिए चारा, और चारा पशुओं को खिलाएगा। पशुओं से गोबर होगा, गोबर की प्राप्ति होगी तो वो खेतों में जाएगी,
और जो दूध की प्राप्ति होगी वो खुद के घर में जाएगी। तो इस तरीके से कृषि पशु के लिए और पशुपालन कृषि के लिए। फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। यहाँ दोनों को समान महत्व दिया जाएगा, किसी एक को ज़्यादा नहीं। फसलों के साथ पशुओं जैसे मवेशी, भेड़, सूअर, कुक्कुर आदि आय के प्रमुख स्रोत होते हैं, इनसे आय प्राप्त की जाती है। सस्यावर्तन एवं अंत फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब कि कृषि चक्र जो होता है, इसमें कृषि चक्र चलेगा। विकसित कृषि यंत्र, इमारतें, रासायनिक एवं वनस्पति खाद के गहन उपयोग आदि के अधिक पूंजी व्यय के साथ ही कृषकों का कुशलता और योगात्मक मिश्रण कृषि की मुख्य विशेषता होती है। तो ठीक है, यंत्रों का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन साथ साथ में कुशलता का भी प्रदर्शन इसमें किया जाता है। यानी कुशल जो होते हैं वही इसका ध्यान रख पाते हैं, जिसको पशुओं की भी नॉलेज हो और कृषि की भी नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि भी किसी को पशुओं के बारे में पता है, खूब ध्यान है पशुओं के बारे में, तो वो मिश्रित कृषि करना शुरू कर दे। नहीं, उसको फसल के बारे में नहीं पता। किसी को फसल के बारे में पता है, उसको कृषि के पशुओं की नहीं पता कि पशुओं को अगर बीमारी होगी तो कैसे करना है, कैसे इलाज करना है, क्या लगाना है, कब कैल्शियम देना है, नहीं देना, वो सब। तो ये सब चीज़ें होती हैं ना, ये होता है मिश्रित कृषि की एक पहचान। डेयरी फार्मिंग में क्या हो जाएगा, दोनों का उसका विपरीत। वहाँ दोनों पर ध्यान दिया जाता है, यहाँ पर केवल पशुओं पर ध्यान दिया जाएगा। वहाँ पर चारे के साथ साथ में गेहूँ उत्पादन भी किया जाता है, परंतु यहाँ पर केवल और केवल चारा उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है। पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है, इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, उसमें पूंजी की इतनी आवश्यकता नहीं है। उसमें कुशल जो श्रमिक होता है, कुशल जो कृषक होता है वही कर लेता है। पशुओं के छप्पर, घास संचित के भंडार और दुग्ध उत्पादन के लिए यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जो दूध पैदा होता है उसके लिए। यहाँ पे पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन और पशु चिकित्सा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। गहन श्रम की आवश्यकता इसमें होती है, क्योंकि प्रत्येक पशु का ध्यान रखना होता है। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्यों वर्ष भर श्रम की आवश्यकता रहती है, क्योंकि इसमें देखो वर्ष भर श्रम की आवश्यकता रहती है। और जो मिश्रित कृषि है ना, वहाँ पर क्या होता है, परिवार के लोग ही पशुओं का दूध निकालेंगे, उन्हें चराएंगे, परिवार के लोग ही। ठीक है, और वो किसके लिए करेंगे, खुद के लिए करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ श्रम लगाया जाएगा, श्रम लगाएगा उसको चराने के लिए भी और उसको दूध निकालने के लिए भी और दूध को बेचने के लिए भी श्रम की यूज़ करेंगे। और दूध को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, पनीर बनाने के लिए यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा। वहाँ पनीर वगैरह बना करके बेचा नहीं जाएगा, खुद का सेवन किया जाएगा। क्योंकि फसलों की तरह इसमें कोई अंतराल नहीं होता है जिसमें श्रम की आवश्यकता नहीं है। इसमें फसलों की तरह कोई अंतराल तो होता नहीं है, साल भर हमें श्रमिक की आवश्यकता होती है। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप होता है। ये क्षेत्र ताज़ा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। ये जो है ना नगरीय क्षेत्र, औद्योगिक, आपने देखा होगा शहरों के पास में डेयरी बहुत अधिक है, शहरों में बहुत बड़ा डेयरी व्यवसाय होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ हर दिन घर पे पशु तो रख नहीं सकते, दूध मंगवाना पड़ता है। वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन, एक मिनट, हेलो, वर्तमान में विकसित यातायात के साधन, प्रतिषेधकों का उपयोग और प्रसंस्करण के कारण विभिन्न डेयरी उत्पादों का अधिक समय तक रखा जा सकता है। 3 प्रमुख क्षेत्र हैं इसके: उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया। ये जो क्षेत्र है ये बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका। उत्तरी पूर्वी पश्चिमी यूरोप के अंदर जो है एक क्षेत्र आता है डेनमार्क, एक देश आता है डेनमार्क। डेनमार्क पशुओं के लिए जाना जाता है। ये विश्व की डेयरी कहलाती है। विश्व की दुग्ध डेयरी किसे कहते हैं, डेनमार्क को कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक पशुपालन किया जाता है, डेयरी फार्मिंग की जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि, भूमध्य सागरीय जो कृषि है ना, भूमध्य सागरीय जलवायु में होती है। ये खट्टे पदार्थों के लिए होती है, खट्टे अंगूर, संतरा, ठीक है, अंजीर, खजूर, इस तरीके के यहाँ पे उत्पादन पैदावार की जाती है। देख लेते हैं जल्दी से। कृषि अतिवृष्टि प्रकार की होती है। अतिवृष्टि देखना, कुछ शुष्क की भी हमने पढ़ी थी, कुछ अतिवृष्टि वाली भी है। ध्यान रखो, इनको अलग अलग लिख लो, कंपैरिजन करो आपस में, कंपैरिजन करके पढ़ो कि किसके साथ हमने किसका कंपैरिजन करना है। गहन के साथ में व्यापारिक अनाज का, और मिश्र कृषि के साथ में आप किसका करोगे, डेयरी फार्मिंग का करोगे। ये भूमध्य सागरीय आ गई है। दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप से लेकर के उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट तक का ये फैला हुआ है। इसमें दक्षिण कैलिफोर्निया भी आता है, मध्य चिली आता है, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग भी आता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिमी भाग इसमें सम्मिलित हैं।
यहाँ होता क्या है, खट्टे फलों की आपूर्ति में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। अंगूर, यहाँ पे अंगूर से यहाँ पे शराब भी बनाई जाती है। फ्रांस में शराब बनती है अंगूर की, जिसे शैम्पेन कहते हैं। शैम्पेन बहुत फेमस है। इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन किया जाता है, शराब बनाई जाती है। इसके अलावा उनको सुखा करके मुनक्का, किशमिश वगैरह बनाई जाती है। अंजीर एवं जैतून भी यहाँ पर उत्पादन करते हैं। शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग बढ़ती है तो इस क्षेत्र से उसकी पूर्ति की जाती है। इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपने ध्यान रखना है कि जो भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर वो 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर यहाँ पे भूमध्य सागर यहाँ पे स्थित है। इसीलिए ये पूरी की पूरी जो क्षेत्र है ना, ये पूरा जलवायु किसके लिए फेमस है, भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए फेमस है। भूमध्य सागरीय जलवायु, तो यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु है। इसीलिए इस क्षेत्र में आने वाले जो देश है ना, सारे के सारे वो अपने को याद रखने हैं, ठीक है। और मैंने ये बताए हुए हैं कि भूमध्य रेखा पर कौन से देश आते हैं, कर्क रेखा पर कौन कौन से देश आते हैं, मकर रेखा पर कौन कौन से देश आते हैं, वो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। अंतिम रूप में हम देखते हैं ट्रक कृषि, ट्रक फार्मिंग देखते हैं, जिसमें क्या होता है, साग सब्जियों के बारे में और फलों के बारे में, फलों का उत्पादन किया जाता है। और ट्रक फार्मिंग इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या, सब्जियां जो होती हैं ना, ये बहुत जल्दी सड़ गल जाती हैं। इसीलिए इनको ताज़ा सब्जी को ही बाज़ार में पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए सब्जी को पहुंचाने के लिए, बाज़ार तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रकों की आवश्यकता होती है। हम ट्रक लेकर के जाते हैं, इसीलिए इसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं। क्लियर है? तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। बाकी अगर आपको ना समझ में आएगा तो मैं आप इसको फिर से रिपीट करूँगा। एक छोटा सा एक लेक्चर अपना और लगेगा और हमारा ये टॉपिक जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।